बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the very important, very interesting and very much essential topic that is related to our life and that is related to our relations. हमारी ज़िंदगी, हमारे रिश्तों से मुताल्लिक जो मौजू है, आज हम उस पर बात करते हैं। आज मैंने चूज़ किया है फर्स्ट ईयर की बुक से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो आपको यूनिवर्सल मैसेज देता है। यूनिवर्सल मैसेज ऐसा कि जो किसी एक शख्स, किसी एक कौम, किसी एक मुल्क, किसी एक टाइम के लिए नहीं, जो कि सब कौमों के लिए, सब लोगों के लिए, सब मुल्कों के लिए और तमाम वक्तों के लिए एक ऐसा मैसेज कि जो किसी भी वक्त में कोई भी अगर उस मैसेज को सुने या समझे, उस पर अमल करे तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद है। और वो क्या मैसेज है? वो मैसेज है रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस का, कि अपने रिश्तों की अहमियत के, कि आप अपने रिश्तों को अहमियत दें, आपके अपने बुज़ुर्गों को अहमियत दें, अपने पेरेंट्स को अहमियत दें। सो फॉर दिस आई हैव चूज़न द शॉर्ट स्टोरी from the book of first year, that is The Blanket, written by फ्लॉयड डेल। फ्लॉयड डेल ने, जो कि ऑथर हैं इस शॉर्ट स्टोरी के, एक बहुत खूबसूरत मैसेज अपनी इस शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने दिया है। फ्लॉयड डेल एक अमेरिकन राइटर थे। उन्होंने 1925 में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी। वो एक नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, इसके अलावा वो एक क्रिटिक थे, ड्रामाटिस्ट थे, और उन्होंने नंबर ऑफ़ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में ये जो शॉर्ट स्टोरी है सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है द ब्लैंकेट। फ्लॉयड डेल कुछ अर्सा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर रहे और उन्होंने फ्राइडे लिटरेरी रिव्यू के एज एन एडिटर के तौर पर काम किया। इसके अलावा कई दूसरे मैगज़ीन्स के साथ भी आप मुंसलिक रहें। अब ये जो स्टोरी है, थोड़ा सा हम इस स्टोरी को देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है, इसमें कौन कौन है, इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से लोग हैं जिनकी बात की जा रही है। इस स्टोरी में एक ग्रैंडफादर हैं, एक बच्चा है 11 साल का जिसका नाम है पीटर, उसके फादर हैं, और एक गर्ल है, खातून, नौजवान खातून है। वो इस स्टोरी के ये सारे कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग जो है इस स्टोरी की, वो हम देखते हैं कि एक घर है, उसके अंदर किचन है और उसका लॉन है, और उसके किचन और लॉन में ये स्टोरी जो है ये होती है। और यहाँ पर जो मंज़र बताया गया है वो रात का, शाम के बाद का मंज़र है। रात का खाना खाते हैं और उसके बाद की उनकी गुफ्तगू होती है। और ये सर्दियों का मौसम है, सितंबर का सीज़न है, सितंबर का मंथ है। और जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन, उनकी आपस में ज़्यादातर डिस्कशन होती है। मेन थीम क्या है स्टोरी की? थीम ये है कि पीटर के ग्रैंडफादर को उसके फादर गोइंग अवे गिफ्ट के साथ भेज रहे हैं। गोइंग अवे गिफ्ट क्या है? एक ऐसा गिफ्ट जो कि जाने वाले को दिया जाता है। कहाँ जा रहे हैं? उसके ग्रैंडफादर एक ओल्ड हाउस में रहने के लिए जा रहे हैं, और उसके फादर ने एक खूबसूरत डबल ब्लैक एंड रेड ब्लैंकेट अपने फादर को गिफ्ट किया है कि वो अब जाने वाले हैं। तो पीटर भी जानता है और उसके ग्रैंडफादर भी कि उन्होंने अब सुबह चले जाना है। तो पीटर के फादर उसे क्यों भेजना चाहते हैं? वो इस वजह से भेजना चाहते हैं कि वो उसकी पीटर की मदर की डेथ हो चुकी है और उसके फादर दूसरी शादी कर रहे हैं, और जो दूसरी खातून है वो ये नहीं चाहती कि उसके ग्रैंडफादर उनके घर पर रहें। इस वजह से उन्हें गोइंग अवे गिफ्ट के साथ भेजा जा रहा है। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, दैट ग्रैंडफादर इज सेंट टू एन ओल्ड हाउस बाय Peter's father, while Peter and grandfather both are not happy with this decision. And in the end of the story, Peter is going to realize his father, कि पीटर अपने फादर को इस बात पर रियलाइज़ करा देता है कि उनका जो डिसीजन है वो गलत है। He should not behave like this
his grandfather is needed to be at home. He should be at home. He should be looked after. So let's see the story. अब मैं स्टोरी को थोड़ा रीड करूँगी टेक्स्ट को, और उसकी ट्रांसलेशन भी आपको साथ साथ बताऊँगी। तो स्टोरी की डिटेल जो है साथ साथ में इसको हम डिस्कस करते हैं। द ब्लैंकेट। It was a fine September night. A thin white moon rose over the valley. Peter, 11 years old, did not see the moon. He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. ये एक सितंबर की रात थी। एक बारीक चांद जो था वो वादी पर उसकी रोशनी दिख रही थी। पीटर जो कि 11 बरस का था, उसने उस वक्त चांद को नहीं देखा, और उस वक्त सितंबर की सर्द हवा भी उसे महसूस नहीं हो रही थी जब वो किचन में खड़ा था, क्योंकि उसकी जो सोचें थी वो उस वक्त मुर्तकिज़ थी उस सुर्ख और स्याह ब्लैंकेट पर जो कि किचन की टेबल पर पड़ा था। द ब्लैंकेट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज डैड टू हिज ग्रैंड डैड, अ गोइंग अवे गिफ्ट। और ब्लैंकेट क्या था? एक गिफ्ट था जो कि उसके फादर ने उसके ग्रैंडफादर को दिया था, और ये गोइंग अवे, जाने वाला तोहफा, यानी जाने जो शख्स जा रहा हो उसके लिए एक तोहफा था। तो उसके वालिद ने उसके दादा जान को ये तोहफा उनके लिए ख़रीदा था और लाके वो किचन की टेबल पे रखा हुआ था। They said that granddad was going away. That's why they called it going away. क्योंकि वो कह रहे थे कि ग्रैंडडैड जा रहे हैं, और इसी वजह से इस गिफ्ट को वो गोइंग अवे गिफ्ट कह रहे थे। Peter had not really believed his dad would send granddad away. और पीटर को इस बात का यकीन नहीं था कि उसके फादर उसके ग्रैंडफादर को भेज देंगे। But now there it was, the going away gift. लेकिन अब तो यहाँ पर गोइंग अवे गिफ्ट पड़ा हुआ था। Dad had bought it that very morning, and this was the last evening he and his granddad would have with each other. तो उसके डैड ख़रीद कर लाए थे उसी सुबह, और वो आज की आखिरी शाम थी पीटर अपने दादा जान के साथ, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो इकट्ठी गुजारेंगे, वो आज की आखिरी शाम थी। Together the old man and the young boy washed the supper dishes. Dad had gone out with the woman he was to marry. तो दादा जान और पीटर दोनों ने मिलकर रात के खाने के बर्तन धोए, और उसका जो डैड था वो अभी बाहर गए हुए थे उस खातून के साथ, उस लड़की के साथ जिनके साथ उनकी शादी होनी थी। He would not be back for some time. When the dishes were washed, the old man and the boy went outside and sat under the moon. तो क्योंकि उन्होंने अभी, उसके फादर ने अभी थोड़ी देर तक वापस नहीं आना था, तो पीटर और उसके दादा जान दोनों बाहर चले गए लॉन में थोड़ी देर बैठने के लिए। I'll get my harmonica and play for you, the old man said. I'll play some of the old tunes. तो पीटर के दादा जान ने कहा कि मैं अपना हारमोनिका ले आता हूँ। हारमोनिका क्या है? एक बाजा है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना हारमोनिका ले आता हूँ और मैं कुछ धुनें तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम उससे महजूज होगे। But instead of the harmonica, he brought out the blanket. It was a big double blanket. तो बजाय हारमोनिका के वो अपना वो ब्लैंकेट उठा लाए जो कि बड़ा डबल ब्लैंकेट था। Now isn't that a fine blanket? अब उन्होंने पूछा, देखो ये उम्दा ब्लैंकेट नहीं है, ये बड़ा बेहतरीन कंबल नहीं है। Said the old man, smoothing it over his knees. अपनी घुटनों पर उसे दुरुस्त करते हुए उन्होंने सवाल किया, And isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go away with? तो तुम्हारे वालिद तो बड़ा मेहरबान शख्स है कि वो जो जाने वाले शख्स को वो ऐसा तोहफा दे रहे हैं। It cost something. It did. Look at the wool in it. ये बड़ा कीमती है, देखो इसकी वूल देखो, इसके जिससे ये बुना हुआ है वो ऊन बड़ी बेहतरीन है। And warm it will be these cold winter's nights to come. तो आने वाली सर्दियों में ये बड़ा गर्म होगा। There will be no other blanket like it up there. और इसकी तरह कोई दूसरा ब्लैंकेट वहाँ पर नहीं होगा।
इट वॉज लाइक ग्रैंड डैड टू बी सेइंग दैट। तो ये ग्रैंड डैड थे जो इस तरह से कह रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट ईजियर। एवर सिंस दे हैड टॉक्ड अबाउट गोइंग अवे, ग्रैंड डैड हैड सेड इट वॉज हिज आइडिया। दरअसल वो इसे आसान बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जब से जाने की बात हो रही थी तो ग्रैंड डैड हमेशा से यही कहते थे कि ये उनका ही आइडिया है। Imagine leaving a warm house and friends to go to that building, that government place where he would be with so many other old fellows having the best of everything. तो तसव्वुर करो कि इस घर को और अपने दोस्तों को छोड़कर उस बिल्डिंग में जाना, वो सरकारी इमारत जहाँ पर उनकी तरह और बहुत से ओल्ड फेलोज होंगे, बुज़ुर्ग लोग होंगे, और हैविंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और उनके पास सब बेहतरीन चीज़ें होंगी। बट पीटर हैड नॉट रियली बिलीव्ड डैड वुड डू इट। लेकिन पीटर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके डैड ऐसा करेंगे। Until this night when he brought home the blanket, जबकि आज रात जब वो अपने साथ ब्लैंकेट ले आए। Oh yes, it's a fine blanket, Peter said and got up and went into the house. तो पीटर खड़ा हुआ और अंदर घर चला गया। He wasn't the kind to cry, and besides he was too old for that. He had just gone in to get granddad's harmonica. वो ये कहकर घर के अंदर चला गया, और इसके अलावा वो उन बच्चों में से नहीं था कि जो रोए, तो वो घर के अंदर जाकर वो वहाँ से हारमोनिका ले आया। The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. It was the last night they would have together. तो वो जो ब्लैंकेट था वो उस ओल्ड मैन के गोद से नीचे गिर गया जब वो हारमोनिका ले आया, और ये आखिरी रात है जब वो इकट्ठे होंगे। Neither the old man nor the young boy had to say a word. ना तो उस ग्रैंड डैड को और ना ही पीटर के पास अल्फाज थे कुछ कहने के लिए। ग्रैंड डैड played a few notes and then said, "You will remember this one." उन्होंने कुछ धुनें बजाई और उसके बाद वो कहने लगे, ये धुन तुम्हें याद रहेगी। तो एक धुन उन्होंने बजाई और फिर वो उसको सुना रहे थे और साथ कह रहे थे कि ये धुन तुम्हें याद रहेगी। The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. The last time Peter thought he would never hear Granddad playing again. तो उस वक्त चांद जो था वो सर के ऊपर था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, और ये आखिरी मौका था कि जब पीटर ने सोचा कि वो दोबारा ग्रैंडडैड के साथ दोबारा नहीं खेल सकेगा। It was well that Dad was moving to a new house away from here. और ये अच्छी बात है कि उसके डैड यहाँ से एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो लोग यहाँ से एक नए घर में जा रहे हैं। He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with Granddad gone. अब पीटर नहीं चाहता था कि उसके दादा जान के जाने के बाद वो इस घर में शाम के वक्त इस लॉन में दोबारा बैठे। The music ended and the two sat for a few minutes in silence. तो वो म्यूज़िक जो है वो ख़त्म हुआ और वो दोनों खामोशी से थोड़ी देर कुछ मिनट खामोशी से बैठे रहे। Then Granddad spoke. Here is something happier. तो फिर ग्रैंडडैड बोले कि चलो कुछ खुशगवार चीज़ भी है। Peter sat and looked out over the valley. Dad would marry that girl. Yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that. तो पीटर सोच रहा था कि डैड उस लड़की से शादी करेगा, वो जिसने उससे कुछ दिन पहले उसे बोसा दिया और उसे कहने लगी कि उसकी अच्छी माँ साबित होगी, कोशिश करेगी कि उसकी अच्छी माँ साबित हो। The tune stopped suddenly and Granddad said, "It's a poor tune except to be dancing too." अब ग्रैंडडैड तो म्यूज़िक बजा रहे थे लेकिन पीटर अपने ख्यालों में गुम था, और जब ग्रैंडडैड ने म्यूज़िक ख़त्म किया और वो कहने लगे कि हाँ ये तो एक ऐसी धुन है कि जिस पर सिर्फ डांस किया जा सकता है। एंड देन इट्स अ फाइन गर्ल योर फादर इज़ गोइंग टू मैरी. He will feel young again with a pretty wife like that, and that would an old fellow like me do around the house? Getting in the way and an old fool with all the talk about backaches and pen. तो फिर वो कहने लगे कि वो एक अच्छी लड़की है जिससे तुम्हारे वालिद शादी कर रहे हैं, और मैं तो एक बूढ़ा शख्स हूँ, मैं क्या इधर घर में रहूँगा जिसके पास और कुछ भी नहीं है अपने दर्दों का जिक्र करने के सिवा,
अपनी कमर का दर्द और अपने दूसरे दर्द का जिक्र करने के सिवा मेरे पास और क्या है? तो मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा? And then there will be babies coming and I don't want to be around listening to them cry all hours of the night. और फिर बच्चे होंगे और मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों का शोर सुनूं, सारी रात बच्चों के रोने धोने की आवाज़ें आती रहें. No, it's best that I leave. ये बेहतर है कि मैं चला जाऊं. Well, one more tune or two and then we will get to bed. Get some sleep. तो चलो एक दो धुन और मैं बजाता हूँ और उसके बाद फिर हम जाते हैं और सो जाएंगे. In the morning I'll get my new blanket and take my leave. तो सुबह मैं अपना नया ब्लैंकेट लेकर यहाँ से चला जाऊँगा. Listen to this. It's a bit of a sad tune, but a nice one for a night like this. तो चलो ये सुनो, ये एक अगरचे ये थोड़ी सी सैड ट्यून है लेकिन आज की रात के लिए बिल्कुल मौजू है. They did not hear the two people coming down the road. अब उन्होंने देखा नहीं कि दो लोग रोड पर आ रहे थे, डैड एंड a pretty girl with a hard bright face like a doll, but they heard her laugh and then tune stopped suddenly. तो पहले उन्हें इस बात का मालूम ना हो सका कि वो दो लोग आ रहे हैं, डैड और वो नौजवान लड़की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कहकही की आवाज़ सुनकर ये दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और वो धुन रुक गई. Dad did not say a word, but the girl walked up to Granddad and said prettily, I'll not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye. तो डैड तो उस वक्त कुछ नहीं बोले और वो लड़की ग्रैंड डैड के पास आई और कहने लगी कि सुबह में मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, तो मैं इसी वजह से इस वक्त आ गई ताकि मैं आपको अलविदा कह सकूं. It's kind of you, said Granddad, looking down at the floor and then seeing the blanket at his feet. He bent down to pick it up. तो ग्रैंडडैड ने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप इस वक्त आई हैं. फिर वो उन्होंने फर्श पे उस ब्लैंकेट को देखा और उसको उठाया. And will you look at this, he said, sounding himself like a little boy. Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with? तो आप ये ब्लैंकेट देखेंगी, ये देखें, ये ब्लैंकेट मेरे बेटे ने मुझे ये ब्लैंकेट दिया है कि मैं इसके साथ कल चला जाऊंगा. Yes, she said, it's a fine blanket. She felt the wool again and said, a fine blanket indeed. She turned to Dad and said to him coldly, must have cost a pretty penny. तो पहले उसने ब्लैंकेट देखा और फिर उसने कहा वाकई ये तो बहुत उम्दा ब्लैंकेट है, बड़ा बेहतरीन ब्लैंकेट है. फिर उसने डैड की तरफ घूमकर उसने फिर कहा, सर्द महरी से कहा, must have cost a pretty penny. ये तो बड़ा महंगा होगा. Dad cleared his throat. I wanted him to have the best. मैं चाहता था कि मैं उन्हें सबसे बेहतरीन ब्लैंकेट दूँ. The girl stood there still looking at the blanket. It's a double one too. हाँ, ये डबल भी है. फिर वो उसने ब्लैंकेट को देखा और कहने लगी, Yes, the old man said, it's a double one. A fine blanket for an old fellow to be going away with. हाँ, ये डबल ब्लैंकेट है. एक डबल ब्लैंकेट, एक बेहतरीन ब्लैंकेट, एक जाने ऐसे शख्स, एक मुअम्मर शख्स के लिए वो जो लेकर यहाँ से चला जाए. The boy suddenly walked into the house. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. तो अचानक से वो बच्चा पीटर घर के अंदर चला गया. वो अभी भी सुन सकता था कि वो जो लड़की थी वो अभी भी उसके फादर के साथ ब्लैंकेट पर उसी के मौजू पर वो बातचीत कर रही थी और उसको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. He heard his dad get angry in his slow way. तो उसने सुना कि उसके जो डैड थे वो अब नाराज़ हो रहे थे उसकी बातों पर. And now she was leaving. अब वो जा रही थी. As Peter came out, the girl turned and called back, No matter what you say, he doesn't need a double blanket. तो जब पीटर बाहर आया तो उसने सुना कि वो लड़की कह रही थी कि कुछ भी हो कि he doesn't need a double blanket. उनको डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं थी. Dad looked at her with a funny look in his eyes. She's right, Dad, the boy said. Granddad doesn't need a double blanket. Here, Dad. तो पीटर ने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं डैड, ग्रैंडडैड को डबल ब्लैंकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एंड ही हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीजर्स. कट इट डैड, कट द ब्लैंकेट इन टू. ये लें. वो कैंची लेकर आया और कैंची अपने वालिद को दी और कहने लगा कि इसको काट दें, इसको दो हिस्सों में काट दें. बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज. दोनों ने हैरत से उस बच्चे की तरफ देखा.
Cut it in two, I tell you, Dad, and keep the other half. इसको दो हिस्सों में काट दें और एक हिस्सा रख दें. That's not a bad idea, said Granddad gently. I don't need such a big blanket. तो Granddad ने बड़ी नरमी से कहा, हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मुझे इतना बड़ा ब्लैंकेट नहीं चाहिए. Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he is sent away. तो एक सिंगल ब्लैंकेट ही काफ़ी है एक बूढ़े शख्स के लिए जब उसे भेजा जा रहा हो. We will save the other half. हम दूसरे हाफ को बचा कर रख देंगे, Dad. It will come in useful later. ये बाद में हमारे काम आएगा. Now what do you mean by that? asked Dad. तो डैड ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? I mean, said the boy slowly, that I'll give it to you, Dad, when you are old and I'm sending you away. तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे और जब मैं आपको भेज रहा हूँगा तो फिर मैं आपको उस वक्त ये ब्लैंकेट दूंगा. There was a big silence and then Dad went over to Granddad and stood before him, not saying a word. फिर एक मुकम्मल खामोशी थी. उसके बाद डैड ग्रैंडडैड के सामने गए, उनके सामने खड़े हो गए और एक लफ्ज़ भी उन्होंने मुँह से नहीं कहा. बट ग्रैंडडैड अंडरस्टूड, और ग्रैंडडैड वो समझ गए. पर ही पुट आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन डैड्स शोल्डर. उन्होंने डैड के कंधे पर अपना हाथ रखा. पीटर वॉज वॉचिंग देम एंड ही हर्ड ग्रैंडडैड विस्पर सॉफ्टली, इट्स ऑल राइट सन, आई न्यू यू डिडंट मीन इट. तो वो कहने लगे, मुझे पता है बेटा कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे. एंड देन पीटर क्राइड, बट इट डिडंट मैटर बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर. तो उस वक्त पीटर रोने लगा, लेकिन उस वक्त उसके बाद वो तीनों रो रहे थे. सो दिस वाज द स्टोरी with the ending where the little boy of 11 years old who has changed the thoughts of all other people. कि एक छोटे बच्चे की सोच ने दूसरे सब की सोच को बदल दिया, उनके फ़ैसले को बदल दिया. और डैड जो कि ग्रैंड डैड को भेज रहे थे, जो उनको उनकी उस लड़की के कहने पर अपने घर से जब इस उम्र में जब उन्हें अपने घर में रहने की ज़रूरत थी, जब उन्हें अपनों के साथ रहने की ज़रूरत थी, उन्हें दूसरों के साथ भेज रहे थे, तो एक छोटे से बच्चे की सोच ने उनके फ़ैसले को बदल डाला. तो ये स्टोरी हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि हमें भी अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और हर तरह से उनको खुश रखना चाहिए. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द होल लेसन. थैंक यू. विद उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं कि ब्लैंकेट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्या हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट. ब्लैंकेट का टाइटल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी क्या अहमियत है. सो एज वी नो द होल स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द ब्लैंकेट, एज द स्टोरी बिगिन विद द ब्लैंकेट एंड इट एंड्स विद द ब्लैंकेट. बिगिनिंग और एंडिंग सारी ब्लैंकेट के साथ होती है, एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ब्लैंकेट. दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज़, एज द स्टोरी रिवील द सेल्फिशनेस ऑफ द मॉडर्न मैन, कि जो मॉडर्न मैन है वो कितना सेल्फिश हो चुका है. द टाइटल ब्लैंकेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्लैंकेट इज़ अ सुपरफिशियल एलिमेंट ऑफ वार्मथ. एक ऐसा एलिमेंट ऑफ वार्मथ है कि जो आपको एक सुपरफिशियल एलिमेंट ऑफ वार्मथ है. The writer has symbolized the word blanket as a commodity which is the alternate of real warmth of relationship. कि हकीकत में real warmth of relationship की ज़रूरत है, ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हकीकत में उन रिश्तों की उस warmth की ज़रूरत है. So instead of giving real comfort of relationship, a son gives a piece of blanket to his father to rationalize his act of cruelty and selfishness. So we can say that blanket is very important title and a significant title with the story, as the whole story revolves around it, and it is depicting the selfishness of the man in regarding to his relations. Question number 2 is, analyze the conflict in the story, the blanket. How is it resolved? What is the conflict in the story? As we see, the conflict in the story is revolving around the Peter's granddad. Peter's granddad is going to the old age home
that is a public shelter made for the old people. So apparently he is happy with the idea of going to an old house, but in his heart he is sad, and Peter also knows it. So the conflict between Peter's dad and granddad is the major conflict of this story. That is the conflict of going away. And this conflict is resolved by the Peter's final decision when he brings the scissor and he asks his father to cut the blanket into two, that the rest of the piece will be given to his father when he will be going away. So this is the theme of tit for tat. The theme for tit for tat is, this lesson is taught by the little boy Peter. Question number 3 is, analyze the tone of the story The Blanket. Is it joyous or sorrowful? Explain. Tone is the, we can say, in the story, the overall environment, whatever the overall environment of the story, whether it is sad or it is joyous. So we see that since the beginning, the story begins, we see the environment is sad. So the tone of the story is sad, and as the topic is in itself is sorrowful topic, so we can say that the tone of the story is sad and sorrowful. What attitude, question number 4, what attitude does Peter show about his dad and granddad? What is the attitude of Peter to his dad and granddad? Although Peter is an 11-year-old boy, but he is, we can say that he is serious, he is sober, he is respectful, and he teaches a lesson to his father, a lesson of tit for tat, by his wisdom. Question number 5. What is the theme of the blanket? The theme of our disintegration of society as well. Main theme of the blanket is disrespect for relations. We are not owning our relations, and we are not regarding or giving due respect and love to our relations. This is the main cause of disintegration of our society as well. Like in our society, our family system is going to be break down with the passage of time. Why is it breaking? Because of the lack of respect, regard, and the sense of responsibility to each other. This is the main theme of the story. Describe your, question number 6, describe your relationship with different family members. Who your relationship is the most cordial with, and who you stay aloof from, and why? Explain. So my relation with my family member is very loving, interacting. I'm very much cordial with my mother. Although there is a little bit, we can say distance, there is a little bit distance of mine with my brother, with my elder brother, as he is eldest to me. So there is a little bit gap, and there is a little bit difference between us. Question number 7. If Peter had been exposed to the mass media, social media and internet, would he have developed the same intimacy with the grandfather as he did in the story? Elaborate. अब क्वेश्चन क्या है कि अगर पीटर मास मीडिया की तरफ उसका एक्सपोजर होता सोशल मीडिया के साथ या इंटरनेट के साथ, तो क्या उसकी इसी तरह से जैसे कि पीटर की अपनी ग्रैंडफादर के साथ इंटीमेसी, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, अगर वो सोशल मीडिया के साथ रिलेटेड होता या इंटरनेट के साथ होता, क्या तब भी उसका इसी तरह से इंटीमेट रिलेशनशिप होता? No, I think so not, because the social media and internet has materialized us so much that we are so much busy with the social media that we don't have time to look after each other, to take care of one another. Although it should not be like that the social media should be used in a positive way, it should be encouraging and it should be inculcating in the mind the importance of the family relations. But it is not like that. If Peter would have been
exposed to the media, his intimacy would not be like this as it is now. Why does Peter's dad get angry with the girl he is going to marry? Peter's dad get angry with the girl he is going to marry because she was arguing on the expensive double blanket. She was arguing that granddad doesn't need double blanket. And next question is question number 9. What does our religion teach about old parents? Our religion, Islam, teaches us respect, regard, and love for our parents. We are not allowed even to frown in front of our parents. So it is essential. Islam forces on this thing that elder parents should be loved and regarded. They should be taken care by the children as the children are taken care by their parents in their childhood. So there is very much essential that the parents, elder parents, should be looked after by their children themselves. Let us see the exercises related to the grammar, vocabulary and grammar. There is vocabulary section in which we can see find the meaning of past and past in a dictionary, identify their parts of speech and then use them correctly to fill in the blanks. So past is the past tense of past, that is about the past time, that is no more, and past in a dictionary, so we are going to use it in a different way. Past is nearby something, near to something. The museum is on the right, just past the church. P-A-S-T, past the church. My brother passed his exam with great result. Here it is use of verb in the form of the verb. My brother passed, P-A-S-S-E-D, passed his exam with great results. We have just dashed the exit for Leeds. We will have to turn around. We have just passed, P-A-S-T, passed the exit for Leeds. Go past the post office, then turn left. Go past, P-A-S-T, past. He thinks he was a fool in his past life, P-A-S-T, past life. Next is grammar. Complete the sentence with the gerund form of the verb in parenthesis. Gerund form कौन सी होती है जिसमें ing form में वो जब verb के साथ ing लग जाए तो वो हमारे पास gerund बन जाता है और वो subject या object के तौर पर काम करता है. She is good at paint. She is good at painting. He is crazy about playing. I don't like playing cards. They are afraid of swimming. Then is smoking. Sami dreams of being a doctor. He is interested in making friends. My uncle is afraid of going by plane. We insist on cooking the dinner ourselves. So ये सारी gerund form है. ing जब हम लगा लेते हैं verb के साथ तो वो subject या object बन जाता है, उसे हम gerund कहते हैं. अब इसमें आपने B part में use the verb in parenthesis either a gerund or the infinitive. Infinitive क्या होता है? जब हम verb से पहले to लगा देते हैं. Verb की first form लगती है और to लगता है, उसे हम infinitive कहते हैं. I couldn't sleep so I tried drink some hot milk. तो drink को हम करेंगे I tried to drink. To जब लगा दिया तो ये infinitive बन गया. और अगर ing लगाएंगे तो वो gerund बन जाएगा. I tried drinking some hot milk. She tried reach the book. अब reach है तो reach को हम या to reach करेंगे, तो to reach जब होगा तो ये infinitive होगा और reaching करेंगे तो ये gerund बन जाएगा. Next is getting to the party. Or getting या to get to the party. We tried opening the window, to open the window. We tried getting a job or to get a job. We tried getting a job in a newspaper. You should stop smoking. It's not good for your health. We stopped studying because we were tired. Next is stop to have lunch. And then we stop to have a rest, and then to buy milk, to pick up some juices, that is locking the door. I forget locking the door. Have we studied this before? I have forgotten learning it. Please remember to bring your homework. I remember going to the beach. And then is finally I remember bringing your
book. Do you remember eating steak? I regret to tell you. To tell you भी हो सकता है और I regret telling you. I regret to tell Nikat my secret. So in all these we are going to use sometime to and sometime ing. So in next video I'll explain the rest of the part of the grammar. It's enough for today. Hope it would be clear to you.